क्लास आज का हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर 2 फेडरलिज्म। ठीक है, तो इधर करते तो एक हम पेज हमने पढ़ा था केस ऑफ बेल्जियम। इसको थोड़ा सा पुराने को याद कर लेते हैं हम। इसमें हमने जाना था मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट were given to the state। अच्छा, बेल्जियम में ऐसा हुआ था कि उस देश में दो चीज़ थी हमारी, क्या? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक तो उसी के हाथ में पहला कंट्रोल था और उसी के पास ही पावर थी। पर उन्होंने जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या है अपनी पावर्स को डिवाइड किया और हमने देखा था तो उसने क्या है 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था, है ना। और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी थी कि इसमें क्या है 3 तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी। कौन कौन सी बोली जाती थी? फ्रेंच, जर्मन और डच। ठीक है, तो हमने ये जाना था पूरे देश में सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती थी? डच। और कैपिटल में क्या बोली जाती थी? फ्रेंच। तो जाहिर सी बात है फ्रेंच लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पूरा देश जो है वो डच वो सफ़र कर रहा होगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई डच को एज अ लैंग्वेज डिक्लेयर कर देना चाहिए और साथ में क्या है अपनी जो पावर्स जो है कैपिटल में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए। तो ये चीज़ हमने देखा था। तो यही चीज़ में दे रखी है पावर्स जो थी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, और हम सब जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल ऑफ द कंट्री से चलती है और उसकी कैपिटल क्या थी हमारी? ब्रुसेल्स। तो यहाँ से इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही थी। इन्होंने क्या किया था, आपस में लोगों से बात करी, आपस में लोगों की बात समझी और साथ में इनके हाउसेस होते हैं जहाँ पे सारी बात करी जाती है। जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट होता है, वहाँ पे कोई ना कोई हाउस होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भैया पावर्स जो है डिवाइड कर देनी चाहिए। अब वो समय आ चुका है और उनको भी क्या है एक चांस देना चाहिए, उनको भी पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट वाले मिनिस्टर्स को भी, जिससे क्या है वो रीजन्स में पहले डिवाइडेड था, पहले स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी और अगर थी भी तो कंट्रोल नहीं था। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अथॉरिटी जो थी वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को थी, सिर्फ वही चला सकती थी उसको। अब बात करते हैं कि इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स दे दी स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट वॉज डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वही वाली बात है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है भी तो वो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड है। इसमें अक्सर देखेंगे कि देखो जिस देश में सबसे ज़्यादा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एक ही गवर्नमेंट पे होता है, तो पावर सारी क्या है सेंट्रलाइज्ड होती है, एक ही इंसान के हाथ में पावर होती है, एक ही गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे कि इस देश में हमने शुरुआत में देखा और आगे जाके क्या हमें देखने को मिला कि इसमें क्या पावर्स डिवाइड हो गई और ये पावर्स डिवाइड वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। ठीक है, या इसको हम बोले डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन का उल्टा क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, उसमें पावर क्या थी? टाइट थी, एक पर्सन के हाथ में ऑटोनॉमी थी। अब इसमें लूज कर दी हमने पावर, तो डिसेंट्रलाइज कर दी। तो पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना ही हमारा क्या कहलाता है? फेडरलिज्म। या पावर को डिवाइड करना ही क्या कहलाता है? फेडरलिज्म। अगर हम थोड़ा सा इसका मतलब जाने तो उसका मतलब ये निकलता है फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक तरह की गवर्नमेंट की फॉर्म है, यानी एक तरह की टाइप है, जाहिर सी बात है, जिसमें पावर्स डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, तो पावर जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है। तो जाहिर सी बात है मैं कह सकता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर जो है स्टेट को दे रखी होंगी और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को दे रखी होंगी। ये सारी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ये हर देश पर अप्लाई होता है। हर देश में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी लोकल गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। सेकेंडली इसमें क्या देखने के लिए बोला, थोड़ा सा बुक से रीडिंग कर लेता हूँ, सर समझते हैं। दे रखा ओवरव्यू क्या दे रखा है? In the previous chapter, we noted that vertical division of power sharing among different level of the government is one of the major forms of power sharing in modern democracy. Vertical, जो मैंने अभी प्रोसेस बोला था, वो vertical form power sharing थी। और vertical form power sharing में क्या होता है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये चीज़ हमें देखने के लिए बोलती है। अच्छा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल में क्या आता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। पर इस चैप्टर में जो हमें मतलब है वो मतलब है वर्टिकल वाले से। ठीक है, क्योंकि पावर्स डिवाइड होती है वर्टिकल, उसमें पावर है पर वो इक्वली शेयर है। इसमें वर्टिकल है, उसमें बराबर है सब। हॉरिजॉन्टल वाले में
इसमें छोटा बड़ा जो सबसे पहले आ रहा है वो बड़ी गवर्नमेंट, और जो सबसे लास्ट में आ रही है छोटी गवर्नमेंट होगी, ठीक है। सेकंड क्या बोला गया है, इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इट इज मोस्टली कॉमन रेफर टू एज फेडरलिज्म। इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला है, पावर शेयरिंग वाले को फेडरलिज्म बोला गया है, यानी कि जिस देश में पावर शेयरिंग होती है तो जाहिर सी बात है उसमें फेडरलिज्म होगा कॉन्सेप्ट, तो उसी देश को क्या बोला जाता है, फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है इसमें, द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, और इस चैप्टर में हम जानेंगे थोड़ा सा थ्योरी के बारे में जानेंगे, क्या इसका कंसेप्ट है, साथ में हमारे देश में कैसे फॉलो होता है, इसके प्रैक्टिकल क्या बात होता है, वो चीज हम इस चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अ डिस्कशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज फॉलोड बाय एन एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज पॉलिटिक्स दैट हैज स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी कैसे कौन से रूल्स दे रखे हैं आर्टिकल्स में जो फेडरल गवर्नमेंट फॉलो करती है, ये भी जानेंगे, उसकी पावर्स के बारे में जानेंगे, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, किस तरह से वो काम करती है, इस चैप्टर में हम जानेंगे। दूसरा, टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट, अ न्यू एंड थर्ड टियर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। हम लास्ट में ये भी जानेंगे कि जो हमने नई तरह की गवर्नमेंट जो बनाई थी, ठीक है ना, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका कटिंग कर दी थी, वहीं से स्टार्टिंग हो गई थी लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। तो 3 फेजेस में हम चैप्टर को पढ़ेंगे, पहला फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, और तीसरा लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म और द कांसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। आज हम जानेंगे फेडरलिज्म के बारे में क्या होता है, थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। इसको अगर पार्ट के में करें, डायग्रामेटिकली शो करेंगे, तो सबसे पहले फेडरलिज्म क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, जिसमें क्या है, पावर्स डिवाइडेड होती है, और पावर्स डिवाइडेड के मतलब पीछे फोकस ये रहता है कि उस गवर्नमेंट का लोड कम करना। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर्स डिवाइड होती है, जाहिर सी बात है उसका लोड कम होता है, और जिसमें पावर डिवाइड नहीं होती तो लोड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, पावर डिवाइड नहीं होती तो लोड बहुत ज़्यादा होता है। फेडरलिज्म में पावर डिवाइड है, लोड कम है, और इसमें क्या है, ज़्यादा पर्सन्स के हाथ में पावर होती है, इसमें एक चुनिंदा पर्सनों के हाथ में पावर होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, पावर डिवाइडेड है, पर पावर हम डिवाइड कर रहे हैं तो किस में करेंगे, डिफरेंट लेवल्स में करेंगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, और किसकी करेंगे, गवर्नमेंट की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फेडरलिज्म की डेफिनेशन बनती है। अगर इन्हीं को अगर हम जोड़ के लिख लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो यही हमारी जो डेफिनेशन बन जाती है फेडरलिज्म की। कॉन्सेप्ट है सबसे पहले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है हम अपने अगर देश की बात करें, बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम चलेंगे। जब वर्टिकली चल रही है डेफिनेशन, तो वर्टिकली मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, देखेंगे क्या है। पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, या लोकल गवर्नमेंट होगी। तो फॉर्म लिख लेते हैं पहले इसकी। तो पहली फॉर्म जो आती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे देश का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल 2 पर्सन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, 2 पर्सन मिलकर चलाते हैं गवर्नमेंट। दूसरी क्या है, हमारी सेकंड हमारी गवर्नमेंट होती है, इसके पास थोड़ी सी कम पावर है, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं वर्टिकल डिवीजन बता रखा है, जो हम बुक में पढ़ रहे हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से ही लाई जा रही है, तो उसका रेफरेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सेकंड जो हमारी हो जाती है वो होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट है, ये चॉइस होती है, ये वॉलंटरी होती है, हर देश के ऊपर चॉइस होती है। अगर उस देश में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लोकल गवर्नमेंट अप्लाई करेगा, अगर उसको लगता है कि हमारी 2 गवर्नमेंट ही चला सकती हैं देश को, तो उसमें 2 तरह की गवर्नमेंट चलती है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट। अब हमारे देश को लगे कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है हमें नई गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए हमारे देश ने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को भी फॉर्म किया, ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो अगर मैं पावर की डिवाइड करूं, तो पावर का डिवीजन जो वर्टिकल देखने के लिए मिल रहा है, तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं, पावर का डाउन ऐसे जा रहा है, तो सबसे पहले इस वाले के ऊपर होगी, उससे कम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पे, और सबसे कम किस पे जा रही है, लोकल गवर्नमेंट पे। तो उस तरह का डिवीजन हमें देखने के लिए मिलता है, और यही हमारी डिफरेंट लेवल्स होती हैं
मोर देन वन लेवल, क्योंकि इसमें क्या है मोर देन वन लेवल आएगा, क्योंकि वन लेवल होगा तो यूनिटरी गवर्नमेंट हो गई, एक से ज़्यादा लेवल आ जाती है तो फेडरल गवर्नमेंट हो जाती है, ठीक है, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है, अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ का पता होना जरूरी है, जैसे तुम्हारी बुक में भी थोड़ा सा दे रखा है व्हाट इज फेडरलिज्म, पेज नंबर दे रखा है 14 पे। लेट अस गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। हमने इस लास्ट चैप्टर में दो केस स्टडी पढ़ी थी, बेल्जियम और श्रीलंका में। श्रीलंका में ये फेडरल डिवीजन हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से सिविल वॉर हो गया था, क्योंकि वो चाहते थे हमारे देश में क्या हुआ है सिंगला लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, उसी के लिए उन्होंने क्या किया था एज अ एक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए 1956 में, ठीक है। तो हमें मेजॉरिटेरियन वाले को सारे प्रोविजंस याद होने चाहिए, आगे वो काम आते हैं, ठीक है, जिससे कि सिविल वॉर हुआ, क्योंकि वो पॉइंट्स तमिल वालों को पसंद नहीं आए, इसीलिए सिविल वॉर हो गया। नेक्स्ट क्या बात बता रखी है, यू वुड रिकॉल दैट द वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेल्जियम वाज टू रिड्यूस पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो चेंज लाए जा रहे थे, उसके पीछे क्या रीजन था, वो चेंज इसलिए ला रहे थे कि सेंट्रल पावर जो गवर्नमेंट है उसको डिवाइड किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड कर दिया, और जब पावर डिवाइड हो जाएंगी तो जाहिर सी बात स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी, और जब स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी तो क्या है उसकी वाहवाही होगी, ठीक है। तो फेमस कौन हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि भला किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। रिक्वेस्ट किसने करी थी, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो स्टेट गवर्नमेंट करके हमारी क्या है, उसने रिक्वेस्ट करी तो पावर डिवाइड हो गई। यही कॉन्सेप्ट है बैक लाने का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज इसलिए लाया जाता है जिससे कि पावर डिवाइड हो, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया इसीलिए पावर डिवाइड हो गई बेल्जियम में, जैसे हमें देखने के लिए मिला। नेक्स्ट क्या बात दे रखी है, एंड टू गिव दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर देने के लिए बात कही थी। रीजनल गवर्नमेंट एक लेवल पे, अगर देखो लोकल गवर्नमेंट नहीं है तो रीजनल गवर्नमेंट हम किसको मान लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को मान लेंगे। अगर और थोड़ा बड़ा लेवल है तो रीजनल गवर्नमेंट हम क्या है, लोकल गवर्नमेंट को मान लेंगे। पर इस देश में अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रीजनल गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रखा है, या जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोला जाता था अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली गई है, रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, पहले भी बेल्जियम में होती थी, पर कह सकते हैं उनका दबदबा नहीं था, उनकी प्रेजेंस नहीं थी। प्रेजेंस कब होती है, जब उस गवर्नमेंट की पावर होती है, और जब पावर ही नहीं है उस स्टेट गवर्नमेंट के पास, रीजनल गवर्नमेंट के पास, उसकी प्रेजेंस क्या फील होगी, कोई फील नहीं होगी। इसीलिए उसका दबाव हमें नहीं देखने के लिए मिला था, और वो सारी पावर्स किसके हाथ में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसमें क्या है, they had their roles and powers but all these powers were given to government and could be withdrawn by the central government। सारी पावर जो डिसाइड कर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, अगर दे भी देती है तो ये अथॉरिटी दे दी कि विड्रॉ जब करेगी तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे अपने डिसीजन लेके कर सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक ऐसी अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी जो पावर को वापस ले सकती है। खुदा ना खास्ता हमारे देश में ऐसी बात हो जाए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो पावर को विड्रॉ करने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसको दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या दी हुई है, the change that took place in 1993 was that the regional government were given to constitutional powers that were no longer dependent on the central government। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल में पावर दे दी गई है, पहले डिपेंड नहीं थी, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया है तो पावर चेंज होंगी, पावर डिवाइड होंगी, यही वाली बात ही बता रहा है, ठीक है। Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government, और जो पहले यूनिटरी गवर्नमेंट चल रही थी बेल्जियम में, अब वो फेडरल गवर्नमेंट हो गई, पावर डिवाइड होगी, पावर डिवाइड होगी तो उस देश में क्या स्टेट गवर्नमेंट बन गई होगी, सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट उसी का ही हिस्सा होती है, बस पावर जैसे हम डिवाइड कर देते हैं तो नई नाम की गवर्नमेंट हम नाम दे देते हैं जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और इस चैप्टर में रीजनल गवर्नमेंट बोला हुआ है, ठीक है, कंसेप्ट तुम्हारा वही है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस a unitary system where the national government has all the powers। Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system। इसमें क्या बात बताई गई है, अगर प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो श्रीलंका भी चाहती थी यही, उसके देश में भी यूनिटरी गवर्नमेंट थी, वो भी चाहती थी फेडरल गवर्नमेंट बने। फेडरल गवर्नमेंट बनने का मतलब पावर्स डिवाइड करना, अलग अलग लेवल्स पे बनाना, पर ऐसा नहीं देखा गया क्योंकि सारे नेशनल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर थी। अच्छा, नेशनल गवर्नमेंट हमारी तो क्या हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई सबसे बड़ी गवर्नमेंट ये। अच्छा, अगर मैं बोलूँ, तुमने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है उसका मतलब ये कि एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हाथ में काम करता है। अगर बोलूँ स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट,
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ पे जो नेशनल गवर्नमेंट का मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पूरे नेशन के लिए, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, नेशनल लेवल पे करती है कंट्रोल, ठीक है ना, उसको नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, एट द लेवल ऑफ व्हाट, नेशन। तो नेशन के लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। एट द लेवल ऑफ स्टेट तो कौन सी गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट। एट द लेवल ऑफ लोकल, नेक्स्ट बात दे रखी, तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। तमिल लीडर्स चाहते थे कि भाई फेडरल सिस्टम बने, क्योंकि माइनॉरिटी में तो वो आ रहे थे और वही चाहते थे भैया उनको भी राइट्स मिले, उनके भी कुछ कल्चर्स का रेस्पेक्ट की जाए, उनको भी जॉब्स में मौका दिया जाए जो पहले नहीं दिया जा रहा था, जो पहले सिंगला लैंग्वेज वालों को दिया जा रहा था। तो ये चीज़ बात इसमें बताई गई, तो वो लीडर्स चाहते थे, पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं और सिविल वॉर हो गया, ठीक है। इसमें दे रखा है फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स इज डिवाइडेड बिटवीन, बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है, क्या पावर डिवाइड कर दी गई है, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। ये जो मैंने डेफिनेशन बताई, इसका एक मैं कह सकता हूँ प्रोसेस हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो क्या है, प्रोसेस है जिसमें पावर डिवाइड होती है, किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या है, बिल्कुल ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। कैसा प्रोसेस, जिसमें पावर्स डिवाइडेड होती है, किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इस तरीके से क्या है, डेफिनेशन का चटे से तरह हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या दे रखी है, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। टेक्निकल लाइन दे रखी है, मतलब वही है, सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कहने का मतलब ये हो पार्ट्स। हमारे देश में पार्ट्स किससे बने हुए हैं, स्टेट से तो मिलकर बनी है, तो स्टेट को कौन सा मानेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अरे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जगह जहाँ से लीडर इलेक्ट होता है और वो इलेक्शन को लड़ता है, चुनाव को लड़ता है। जैसे मोदी जी 2 जगह से लड़ते थे, एक गुजरात के वडोदरा से और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। तो वो जिस जगह से कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, नेता, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हो गया। यूजुअली अ फेडरलिज्म हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अक्सर देखा गया है कि 2 ही लेवल देखे गए, कौन से, सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट, ये 2 ही लेवल देखे गए इसमें। दूसरी बात क्या बोल रखी है इसमें, वन इज द गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्रीज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए, एंटायर कंट्री मतलब पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और पूरे देश के लिए कौन सी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, क्या कॉमन इंटरेस्ट सब्जेक्ट होते हैं इसमें, क्या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसीजन देते हैं यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, ठीक है ना, हमारे, और फॉरेन अफेयर्स हो गया, और फाइनेंस पे भी हो गया, और क्या हो सकता है, एजुकेशन पे तो दोनों गवर्नमेंट्स ले सकती है। तो इस तरह की हमारी जो लेती, अच्छा LIC, अगर इंश्योरेंस में कोई बात है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, वो हमारी यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो कॉमन इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें यहाँ पे बात बोल रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को मिलकर संभालती है, वो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स पे डिसीजन ले सकती है, ठीक है। दूसरा क्या देखा है, द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो मैंने बताई थी वो क्या थी, स्टेट गवर्नमेंट ही थी हमारी, ठीक है ना। तो जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कह लो, या प्रोविंसेस कह लो, या स्टेट कह लो, मतलब क्या निकल रहा है सबका, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्सेप्ट लेके चलें फेडरलिज्म का, क्योंकि हमारे देश को छोड़कर हमारे देश में तो लोकल गवर्नमेंट भी आ जाती है, और इंटरनेशनल पे लेके चले तो बस 2 ही लेवल है, सेंट्रल और स्टेट। तो जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो हमारी होती है सेंट्रल और स्टेट पे, वही हमारा प्रोसेस बन जाता है फेडरलिज्म का। तो इसमें सेंट्रल और स्टेट की बात चल रही है हमारी, ठीक है। इसको रीजनल गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है, बोथ दीज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। अच्छा, ये दोनों की पावर अलग अलग डिफाइन कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में।
आराम से अपनी शक्तियों को कह सकते हैं पावर्स का फायदा उठाती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कह सकते हैं टोटल पावर दे रखी है। भैया पूरे देश की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कोई किसी में दखलंदाजी नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कर सकती है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो सब्जेक्ट्स वो आगे डिफाइन कर दिए गए हैं, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम पैराग्राफ की देखें, इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स। जो हमारी फेडरेशन जो बनती हैं वो यूनिटरी गवर्नमेंट में से निकल के बनेंगी। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो तीन तीन शब्द दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है? पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शब्द दे रखा है। अच्छा, जिस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो क्या उस देश में यूनिटरी गवर्नमेंट ही होगी? यूनिटरी गवर्नमेंट होगी, क्योंकि कंट्रोल तो एक ही गवर्नमेंट के हाथ में है, तो उस देश की यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। दूसरी बात क्या दे रखी है? अब लेवल को बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसी में से ही हमारी गवर्नमेंट्स निकलेंगी, सेंट्रल और स्टेट, क्योंकि यहीं से हमारी स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स मिलेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? पावर शेयर ही तो कर रही है। तो पावर शेयर के कॉन्सेप्ट को ही तो फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है? तो पावर शेयर कर दी है। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर शेयर कर देती है स्टेट और सेंट्रल में, तो जाहिर सी बात है यही हमारा डायग्राम बन के आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। बिल्कुल देखो यही मैच कर रहा है, पावर डिवाइड कर दी उसने। ये बात दोबारा कही जा रही है, बस शब्द थोड़े से इधर उधर कर दिए। सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, वो इसकी सबऑर्डिनेट होती है। सबऑर्डिनेट इसलिए होती है क्योंकि इससे छोटी होती है, वो पावर इसके पास होती है लिमिटेड, पर अंडर में इसलिए काम करेगी। अच्छा, अपने लिमिट्स को पार करके नहीं जा सकती। ऐसे नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानेगा, मानेगी, दबदबा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा, पर उसके अंडर में ही काम करना पड़ेगा जितनी उसकी लिमिट है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अगर मैं बोलूँ राजस्थान के बेसिस पे डिसीजन ले सकती है? नहीं, क्योंकि राजस्थान की खुद की एक गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश अपनी गवर्नमेंट के वो देखेगी मैटर्स, राजस्थान अपने मैटर्स देखेगी, कोई किसी में दखलंदाजी नहीं करेगा। अगर जब बात आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो दोनों को रिपोर्ट देनी पड़ती है, राजस्थान गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट देखती कौन सी अच्छी काम कर रही है, तो इस तरह की हमारी रिपोर्ट्स वगैरह जाती हैं। दूसरा इसमें क्या बोल रखा है? सबऑर्डिनेट, यानी कि इसके नीचे। सबऑर्डिनेट का मतलब नौकर वगैरह होता है, ऐसा कुछ होता है, छोटा। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है छोटा, ठीक है? अच्छा, ये होता है सुपीरियर और ये होता है सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर तो बड़ा ही होता है, अच्छा ही होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी होती है। तो सुपीरियर गवर्नमेंट कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग तरह के वर्ड दे रखे हैं, मतलब हमें समझ में। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? The central government can pass on orders to the provincial or the local government. देखो, ऑर्डर पास कर सकती है, ये क्या है? ये ऑर्डर पास कर सकती है, ऑर्डर, और ये सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? तो इस तरह से हमें पता चला। अच्छा, जो हमसे बड़े होते हैं वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, ये कर ले वो कर ले, बड़े हैं इसीलिए ऑर्डर दे रहे हैं। जो छोटे होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के ये काम करवा दो। तो रिक्वेस्ट की जाती है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के लिए, और ऑर्डर्स जाते हैं सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सो सुपीरियर वी कैन से दैट हायर लेवल एंड सबऑर्डिनेट लोअर लेवल। तो ये कह सकते हैं ऑर्डर जाएंगे हायर लेवल टू लोअर लेवल, और हमारे रिक्वेस्ट जाएंगे लोअर लेवल टू सुपीरियर लेवल और हायर लेवल। ये हमारा रहता है इसमें, ठीक है? अगर इसी को हम अक्सर देखें तो ये हो जाता है हमारा। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस पे सबऑर्डिनेट और सुपीरियर लेवल को हम देख लेते हैं। ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट और ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट। ये सुपीरियर है, जाहिर सी बात है, और ये सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट जो इसके अंडर में काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, इतना ध्यान रखना है, ठीक है? इसीलिए इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं स्टेट ऑफिसर्स। दूसरी बात क्या है? ये बड़ी है, बड़ी है मतलब इंक्रीज कर देता हूँ, ये छोटी है डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है? तो ये क्या कर सकती है? ये ऑर्डर देगी, ऑर्डर पास कर सकती है, क्योंकि बड़े लोग ऑर्डर दे सकते हैं और छोटे क्या करते हैं? सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे।
तो मैं ये कह सकता हूँ सबऑर्डिनेट जो है रिक्वेस्ट करता है सुपीरियर को, और ऑर्डर जो है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देता है। ये बात इसमें बताई गई है। दूसरी क्या दे रखी है, बट इन ए फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। देखो बात क्या बोली है, अगर फेडरल सिस्टम चल रहा है ये तो जब तक पावर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, प्रैक्टिकल में क्या होता है वो जरा हमें देखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट को, बट स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बढ़िया बात लिखी हुई है, कुछ भी हो स्टेट लेवल पे कोई बात हो जाती है, डिसीजन बात हो जाती है, तो डिसीजन लेने का जो राइट है ओनली स्टेट गवर्नमेंट को लेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकती। ना सेंट्रल गवर्नमेंट कभी दबदबा बना सकती स्टेट गवर्नमेंट पे कि तुमने क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई बात हो जाती है, या इरिगेशन से रिलेटेड हो जाती है, या कोई पुलिस का मैटर हो जाता है, तो ओनली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कौन सी होगी, स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा कभी ऐसा सुना है इंडियन पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस होती है, तो पुलिस का मैटर जाहिर सी बात है कौन संभालेगी, स्टेट गवर्नमेंट। फॉरेस्ट का मैटर जितना भी स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी। ठीक है, तो राइट जो बात करें, जो राइट है गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, उसमें कभी भी जवाब नहीं दे सकती। आंसरेबल मतलब जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल आउटकम, ये जवाबदेही होती है। अच्छा जवाबदेही का मतलब एक ऐसे भी होता है, जैसे आप कोई टीचर है, ठीक है, मैंने अपना कोई असिस्टेंट रख दिया, मैंने बोला हाँ भाई क्या बात है अपने, अच्छा बच्चों का ऐसा रिजल्ट है, तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल होगा, कुछ उसकी ड्यूटी बनेगी मेरे को जवाब देने की, तो यही होता है आंसरेबल, वो आंसर देगा ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, बट इसमें जो बात बताई गई है, स्टेट गवर्नमेंट कभी आंसरेबल नहीं हो सकती सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके अलग मैटर्स हैं, वो अलग अपना डिसीजन दे सकती है, क्योंकि वो मैटर जो है वो स्टेट के लेवल पे हुआ है, तो स्टेट लेवल पे जो बात होती है वो स्टेट गवर्नमेंट ही निपटाती है, और सेंट्रल लेवल पे बात होती है सेंट्रल गवर्नमेंट निपटाएगी। ठीक है, ये बात इसमें दी गई है। अगर हम अपने फेडरल सिस्टम की बात करूँ अपने इंडिया की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी दाखिल नहीं कर सकती, दखलंदाज नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, जो रेयर केसेस हो जाते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ की कर सकती है, बट वैसे मेजॉरिटी में अगर देखा जाए, नॉर्मल देखा जाए तो नहीं कर सकती। ठीक है, उसके अपने अलग अलग लॉज होते हैं। नेक्स्ट बात दे रखी है, बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। अच्छा ये दोनों तरह की गवर्नमेंट जो है अपने अपने पीपल्स को अलग अलग आंसरेबल होती है। पहला फीचर इसमें बोला गया है कि हर इंसान फेडरलिज्म में अलग अलग गवर्नमेंट को गवर्न करता है। मैं रहने वाला हूँ आगरा का, आगरा में लोकल गवर्नमेंट होती है, तो प्रभात शर्मा लोकल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल हो गया, उसी का सिटीजन है। उत्तर प्रदेश में भी रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश के लेवल पे हो गया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का सिटीजन है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हूँ, इंडिया में रहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, तो मैं तीनों का सिटीजन हो सकता हूँ, तीनों गवर्नमेंट्स का बिल्कुल हो सकता हूँ। और अलग अलग अगर कोई बात हो जाए डिफेंस से रिलेटेड, तो मैं आंसर किससे मांगने जाऊँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि डिफेंस का मामला किसके पास आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कोई फाइनेंस की बात हो जाए किसके पास जाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा कोई पुलिस का केस हो जाए तो किसके पास जाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पुलिस का केस किसके पास आता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है। अगर मैंने बोला एजुकेशन का, तो एजुकेशन का दोनों स्टेट भी और सेंट्रल भी। अच्छा इसमें ऐसा भी होता है कि सपोज करो दोनों गवर्नमेंट अपोजिट में बात कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात मानी जाएगी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। डंडा दबदबा जो चलेगा वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा, क्योंकि बड़ी वो है, डिसीजन वही लेगी, फाइनल डिसीजन उसके पास है। ये सिर्फ नाम के लिए बोल रखा है हमारा कि दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, बट एक्चुअल में कभी कभी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कंडीशन कि दोनों की एडवाइस जो है, दोनों की बात जो अलग अलग आ रही है, अपोजिट आ रही है। चाहे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गलत भी कह रही है तो गलत वाली चीज फॉलो होगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन माना जाएगा, वैसे कम चांसेस होते हैं अगर बात हो जाती है तब। ठीक है, वरना दोनों मिलकर जो अपना फैसला ले लेती है वो उसी को हम कंट्रोल लिस्ट कहते हैं। देखो उसमें मैरिज का आ गया, डाइवर्स का आ गया, ठीक है, और एजुकेशन का आ गया, तो ये सारी मैं और एक और चीज़ आ जाती है इसमें, दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर लेती हैं छोटे छोटे लेवल जो अगर मैं बोलूँ, ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन का भी आता है।
ट्रेड यूनियन हमारा उस पर भी होता है, क्या कहते हैं, सेटल पे भी हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है। फैक्ट्री अगर रिस्पॉन्स की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट अगर वो ज़्यादा बड़ी हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेती है, ये ट्रेड यूनियन का वो रिस्पॉन्स रहता है। तो इतना हमारा रहता है आज के लिए, जो है इतना ही लेके चलते हैं। थोड़ा सा इसको रीड कर लो।